फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटिंग एक बड़ी खबर निकल कर आई है, जिसको आज हम पूरा डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस न्यूज़ का असर पड़ने वाला है आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे और उसके स्टॉक पे। साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें बहुत सारी चौंकाने वाली जानकारी आई है जो आपके साथ में मैं शेयर करूँगा। साथ में हम आज फ्यूचर ग्रुप के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उधर से भी एक नई अपडेट निकल कर आई है जिसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्राइडे के कारोबार को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक फ्राइडे को 1988 पर ओपन हुआ, फिर इसने 1997 की हाई बनाई और ये लो में चला गया 1982 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी है वो है 1988 की, करीब 0.14% अपर क्लोजिंग, यानी लगभग फ्लैट क्लोजिंग ही कही जाएगी। कारोबार सुस्त था थोड़ा रिलायंस में, लेकिन अब नए साल में इसमें तेज़ी की संभावना बन रही है। लेकिन हम उससे पहले हम उस न्यूज़ पर चलते हैं जो रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटिंग बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है। जो 2007 का मामला था रिलायंस पेट्रोलियम का, जिस पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगा था, तो अब सेबी ने उस पूरी अपनी फाइनल वर्डिक्ट दे दी है। 95 पेज की जो फाइनल वर्डिक्ट दी है उसमें उन्होंने मुकेश अंबानी के ऊपर 15 करोड़ का जुर्माना लगाया है, साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर 25 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो इस तरह से दोनों मिलकर करीब 40 करोड़ का जुर्माना लगाया रिलायंस और मुकेश अंबानी पर, और साथ में उन्होंने नवी मुंबई सेज प्राइवेट लिमिटेड पर करीब 20 करोड़ का जुर्माना लगाया है और साथ में मुंबई सेज पर करीब 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो जो मामला है वो ऐसा है फ्रेंड कि 2007 में रिलायंस पेट्रोलियम के शेयरों में खरीद बिक्री का जो मामला हुआ था उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगा था रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। रिलायंस पेट्रोलियम ने अपनी प्राइस को गलत तरीके से बढ़ाने के लिए शेयरों की खरीद बिक्री की थी, जिसमें उन्होंने फ्यूचर ऑप्शन कारोबार में भी खरीदारी की थी और कैश बाजार में भी की थी, और उसकी वजह से उसकी प्राइस को इफ़ेक्ट किया गया था, उसकी प्राइस को बढ़ाया गया था, गलत तरीके से उसकी प्राइस को बढ़ा दिया था। सेबी के अधिकारी बीजे दिलीप ने कहा कि इसमें निवेशकों के विश्वास को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। रिटेल इन्वेस्टर को यह नहीं पता था कि इन सौदों के पीछे रिलायंस पेट्रोलियम का हाथ है और गलत तरीके से प्राइस को बढ़ाया गया, जो एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। क्योंकि आम इन्वेस्टर है वो ये समझते हैं कि जो खरीदारी हो रही है वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से हो रही है और उसी रफ्तार में वो भी खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन हकीकत में जो थी वो सारी खरीदारी रिलायंस पेट्रोलियम ने खुद ही की थी, जो एक गलत तरीके से अपने प्राइस को वो बढ़ाना चाहते थे। तो ये एक बहुत बड़ा रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर विश्वासघात है और इसलिए हम इसको बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे, और इसलिए उन्होंने कड़क कार्रवाई करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुकेश अंबानी पर 15 करोड़ और 25 करोड़ का जुर्माना लगाया है। और इससे पहले 2009 में रिलायंस पेट्रोलियम का विलय रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर हो चुका था, तो इस वजह से ये जो जुर्माना है वो अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को भुगतना होगा 25 करोड़ का। इस आदेश के खिलाफ रिलायंस इंडस्ट्रीज सेट के पास भी अपील लेकर गई थी, लेकिन सेट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अपील को खारिज कर दिया था। उसके बाद में इस मामले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाने की भी बात कही थी। स्टॉक पे इस मंडे के दिन थोड़ा निगेटिव असर हो सकता है। फ्रेंड्स, दूसरी और जो खबर निकल कर आई है रिलायंस की तरफ से, जैसे कि आपको पता ही है जो किसान आंदोलन हो रहा है उसका इफेक्ट पड़ रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, क्योंकि किसानों का गुस्सा रिलायंस पे निकल रहा है और उसकी वजह से उसके जियो के जो बहुत सारे कस्टमर है वो दूसरी कंपनियों में शिफ्ट हो गए। बहुत सारे लोगों ने वोडाफोन कंपनी थाम ली और बहुत सारे एयरटेल में शिफ्ट हो चुके हैं। तो इस वजह से कारोबार जो प्रभावित हो रहा है जियो का, उन्होंने जियो नेटवर्क से सारे नेटवर्क पर कॉलिंग फ्री कर दी है। जैसे कि आपको पता होगा पिछले दिनों जब भी आप कॉल करते थे, जब कंपनी का कोई भी आप पैकेज खरीदते थे तो उसके अंदर आपको एक फिक्स मिनट मिलती थी दूसरे किसी भी नेटवर्क पे कॉल करने के लिए। वो जैसे ही मिनट खत्म हो जाती तो उसके बाद आपकी अदर नेटवर्क पर कॉलिंग बंद हो जाती थी। लेकिन अब जो रिलायंस जियो ने डिसीजन लिया है बड़ा, किसी भी नेटवर्क पर कितने भी बात कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपके पास कोई भी एक वैलिड पैक होना चाहिए। और जियो सबसे सस्ता प्लान देती है 129 का पर मंथ, जिसमें 2 GB डाटा मिलता है और साथ में सारी कॉलिंग फ्री है। जबकि वोडाफोन और एयरटेल के जो पैकेज है वो 149 के, तो उनसे 20 रुपये कम जियो का है। तो इस तरह से जियो चाहती है कि जो कस्टमर उसके टूट रहे हैं, जो उनको लॉस हो रहा है, उसको रिकवर करने के लिए उन्होंने अभी एक नया दाव खेला है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनके जो कस्टमर जो शिफ्टिंग हो रहे दूसरी कंपनियों में वो रुक जाए। तो इस तरह से जियो ने एक बड़ा डिसीजन लिया है।
अब हम चलेंगे रिलायंस के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर और जानने की कोशिश करेंगे कि किसकी कितनी होल्डिंग है रिलायंस के अंदर। फ्रेंड्स, Q2 में प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया। जो हिस्सेदारी प्रमोटर की थी 50.37% की, Q2 में उसको 50.49% कर दिया है। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी जो हिस्सेदारी है कंपनी में से घटा रही है, लेकिन ये बात नहीं है। उनकी हिस्सेदारी घटने की बजाय बढ़ाई गई है कंपनी की तरफ से। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है जिससे हमें विश्वास रखना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज। म्यूचुअल फंड ने जरूर इसमें अपनी हिस्सेदारी थोड़ी घटाई है, क्योंकि आपको पता ही है म्यूचुअल फंड लगातार 2-3 महीने से अपने होल्डिंग को बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब बहुत सारा प्रॉफिट मिल चुका है और उन्हें उनके इन्वेस्टर को प्रॉफिट लौटाना है, इसलिए वो अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। तो इस वजह से रिलायंस में भी उनकी होल्डिंग कम हुई है। तो म्यूचुअल फंड ने जो उनकी होल्डिंग थी 5.44% की, उसको 5.12% पे लेकर आए, यानी थोड़ी सी होल्डिंग घटा दिया म्यूचुअल फंड ने। लेकिन म्यूचुअल फंड की संख्या जरूर बढ़ी है। जो पहले Q1 में 85 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट था, अब वो 87 हो गए। तो म्यूचुअल फंड की संख्या बढ़ चुकी है रिलायंस के अंदर, इससे एक पॉजिटिव सिग्नल दिख रहा है। अब हम बात करेंगे FII की। FII ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है Q2 के दरमियान। जो पहले उनकी होल्डिंग थी वो थी 24.72%, जिसको बढ़ा के उन्होंने कर दिया 25.02%। और जो उनके जो संख्या है FII की वो भी बढ़ गई है। Q1 के दरमियान उनकी थी 1976, जो बढ़कर हो गई है 2155। तो लगातार FII ने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। साथ में इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर है उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। जो पिछले Q1 में उनकी 38.55% थी, उसको बढ़ा के कर दिया 38.59%। तो इस तरह से FII की होल्डिंग भी बढ़ रही है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनकी भी बढ़ रही है, और साथ में प्रमोटर की होल्डिंग भी बढ़ रही है। तो इससे एक बात साफ जाहिर हो रही है कि यह एक खरा सोना है और इसमें लोग इन्वेस्टमेंट लगातार कर रहे हैं। जो होल्डिंग कम हुई है वो रिटेल इन्वेस्टर की हुई है, और रिटेल इन्वेस्टर्स की जो प्राइस है उसको देख के डरते हैं। 2000 के आसपास उनको लगता है कि शेयर बहुत महंगा है, पर ऐसी बात नहीं है। आपको जो ये 2000 प्राइस ज़्यादा लग रही है, आने वाले समय में इसकी प्राइस 3000 तक भी जा सकती है। तो आपको इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए 2000 के। मैंने काफ़ी बार आपको बोला हुआ है कि 2000 के आसपास आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। बहुत जल्द इसकी प्राइस 2800 तक जाएगी। अब हम चलेंगे फ्यूचर ग्रुप की तरफ। फ्यूचर ग्रुप से रिलेटिंग भी एक न्यूज़ निकल कर आई है। पहले हम प्राइस की बात करेंगे तो सारे के सारे शेयरों में, फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में तेज़ी थी। लगभग 0.5% से लेकर 1% सारे शेयरों में तेज़ी थी। फ्यूचर ग्रुप की कंपनी फ्यूचर इंटरप्राइजेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर दिनेश महेश्वरी ने अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है। और यह एक जो डिसीजन लिया गया है दिलीप माहेश्वरी की तरफ से, वो सही नहीं कहा जाएगा, क्योंकि एक समय जब कंपनी मुसीबत के दौर से गुजर रही है, उस समय सबको मजबूती के साथ कंपनी के साथ खड़ा रहना चाहिए। उस समय उन्होंने जो रिज़ाइन दिया है उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है स्टॉक के ऊपर, क्योंकि कंपनी का जो मुसीबत का दौर है वो चल रहा है। बहुत जल्द इसमें अच्छे दिन भी आएंगे, तो इस समय थोड़ा उनको सब्र रखना चाहिए था। लेकिन हो सकता है उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, उनकी वजह से वो रिज़ाइन उन्होंने किया होगा। तो उसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी हमारे पास तो है नहीं, तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बड़ा इस्तीफा हो गया है, बड़ी पोस्ट से, जो CFO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे थे फ्यूचर इंटरप्राइज में। साथ में फ्यूचर ग्रुप को मुकेश अंबानी की तरफ से बड़े ऑर्डर मिले हैं, क्योंकि मुकेश अंबानी चाहते हैं कि कंपनी का कारोबार अच्छे से सुचारू रूप से चलता रहे, फ्यूचर ग्रुप पे तकलीफ न आए। सबसे बड़ी जो उनकी प्रॉब्लम है वो है पैसे की, और इसीलिए उन्होंने दोनों कंपनियों को बड़े ऑर्डर दिए मुकेश अंबानी ने, क्योंकि वो चाहते हैं कि कंपनियां लगातार अपनी पोजीशन अच्छी बनाए रखें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।